जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो। पूरे मानवजात के शांति के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख, समृद्धि और शांति हमेशा मिलती रहे। आज आपके साथ एक नए विषय पर संवाद करना है। पिछले दिनों में जो भी संवाद किया दिनचर्या को लेकर और मानवजात को स्वस्थ रखने के लिए, उस पर मैं संवाद किया। आज से एक अलग विषय आपके साथ संवाद करूंगा और जो भी दिन प्रतिदिन आते रहेंगे एक एक विषय, सबके साथ जो भी मत है, जो भी हमारा प्रयास है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर काफ़ी से काफ़ी संवाद आपके साथ हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रमुख जो समस्या है, यानी जो टॉपिक है, भारतीय समाज की प्रमुख समस्या। और समस्या तो हर किसी के जीवन में है, हर परिवार में है, हर गांव में है, हर राज्य में है, हर देश में है, और फिर वही एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है। अब जो समस्या है उस पर हम लोगों को जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्या को नहीं समझेंगे कि वास्तव में हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आसपास क्षेत्र में जो समस्या है वो क्या है और उसका मूल कारण क्या है, जब तक आपको समस्या और समस्या के कारण को नहीं पता चलेगा तब तक आप निवारण को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए कारण को भी समझना होगा, निवारण को भी जानना होगा, और साथ में उस समस्या के जो नए नए तरीका हैं और उसका जो मूल जड़ है कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, उसको भी समझना होगा। तो आज हम पुनः परिचय तो सभी जानते ही होंगे नाम, और मैं सुनील केसी विश्व सेवा संघ संस्था का संस्थापक हूँ और संचालन भी करता हूँ। वर्तमान में जो अपनी संस्था है वो कई विषय पर कार्य कर रही है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारा जो सुनील केसी के नाम से यूट्यूब अकाउंट भी है, जिस पर आप नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आप ले सकते हैं। अब आपसे अनुरोध ये भी है कि आप के पास जो भी जानकारी है वो भी हम तक पहुंचाएं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप या यूट्यूब या ट्विटर या किसी भी अकाउंट के जरिए जो भी आप मत देना आपका मत है सामाजिक कार्यों को लेकर, मैं सहृदयपूर्वक उसका स्वीकार करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं भारत की समस्या को लेकर। और समस्या केवल आपकी ही नहीं है, पूरे समाज की है। जब तक आप इस कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सब जो भी देख रहे हैं पूरा आप लास्ट तक देखते रहिए। जब तक चल रहा है सत्र, ज़्यादा देर तक नहीं खींचेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमने, जो हमारे विश्लेषण और हमारी टीम के माध्यम से जो समस्या को ढूंढा है, उन समस्याओं के बारे में हम संवाद आपके साथ करेंगे। फिर उसके निवारण को लेकर अगले दिन मैं करूँगा। सबसे पहला जो समस्या आजकल आता है और उस समस्या के कारण, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक अभिशाप बनने जा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या कई कारणों, कई समस्या का उत्पन्न कर रहा है। उसमें खासकर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी है, और बहुत से ऐसे हैं, शिक्षा समाप्त हैं। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण देखा जाए तो हम और आप या जो भी भारत के हैं, ये विवेक के अनुसार होना चाहिए कि जनसंख्या ना बढ़े, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो पृथ्वी की भार भी बढ़ रही है, और बहुत से इसके कारण है। तो इस पर मैं काफ़ी बाद में बात करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तो मुझे ये करना है कि जो समस्या, तो पहली समस्या जो आती है भारत की है, वो है भारत में बढ़ रही जनसंख्या। और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कठोर से कठोर कार्य को भी करना चाहिए, और स्वयं विवेक के अनुसार भी उसे नियंत्रण करने के उपाय आप किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, या फिर आप जो भी हैं आपके पास माध्यम में, जागरूक करना चाहिए।
दूसरा जो समस्या आता है प्रमुख निर्धनता। निर्धनता एक ऐसी समाज की समस्या है जिसे हमें समझना होगा। ऐसे ही बेरोज़गारी के बारे में तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि बेरोज़गारी एक ऐसा है कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में कोई बेरोज़गार ना हो, अर्थात उनके पास कोई रोज़गार करने का साधन नहीं है। अब बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए सरकार भी एक कहीं ना कहीं कदम उठाती है और समाज में, लेकिन यहाँ हम आपको समझना होगा और अपनी बेरोज़गारी को खुद ही समाप्त करना होगा। स्वरोजगार की तरफ बढ़कर आप अपने रोज़गार को खुद बढ़ाएं और खुद जो है उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन यापन करें और आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। एक समस्या जो आती है असमानता। असमानता एक ऐसी समस्या है कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देखा जाता है भले ही दिखावा के रूप में समान दिखाई दे रहे हैं और समानता का बात करते हैं, लेकिन आंतरिक भावना जो उनकी है वो कहीं ना कहीं असमानता से भरा हुआ है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं, जो भी सिस्टम है सिस्टम में कहीं ना कहीं असमानता भरी हुई है। इसके बारे में बात करूँगा। एक जो समस्या अक्सर देखी जाती है भारत में, तो खासकर भारत के लिए, वो है अशिक्षा। अशिक्षा एक ऐसी समस्या है जिसे हमें आपको समझना होगा। और आजकल देखा जाता है कि गांव में खासकर युवा पीढ़ी तो अब तो शिक्षा की तरफ उतना रुझान नहीं ले रहा है, जबकि युवा पीढ़ी के कंधों के ऊपर यह भार है कि वह शिक्षा को बढ़ावा दे और साथ में खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाएं, शिक्षित करें। और चूँकि हमारा जो पीढ़ी जा रही है और आने वाली पीढ़ी को अगर हमें एक नई समाज देना है, नई दिशा निर्देश देना है, तो हमें आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित होने का तात्पर्य केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करना भी शिक्षा होने का एक दायित्व निभाता है। जिस पर अभी देखा जाए तो आपके माता पिता में से बहुत से ऐसे होंगे, या गाँव घर में देख लीजिए तो 70% ऐसे हैं भारत के लोग जो आजकल शिक्षा की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो आजकल भी वो एक साक्षर बनने, भारत की भी एक देखा जाए साक्षर से कोई मतलब नहीं है शिक्षा। और अगर देखा जाता है कि साक्षर बनाओ, साक्षर से केवल आप सिग्नेचर तक सीमित रह जाएंगे है, लेकिन आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना अपनी मातृभाषा में आना चाहिए, जो भी मातृभाषा हो। तो मैं उस पर भी बात करूंगा। अभी तो मैं खाली एक समस्या की लिस्ट जो है 30 लिस्ट में बनाया हूँ, मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूँ। अब जो अगली जो हमारी समस्या है वो है गरीबी। गरीबी देखा जाए भारत के लिए अभिशाप बन चुकी है। अब देखा जाए कि भारत में एक से हैं, बहुत से अमीर हैं जिनके पास अगर वो चाहें तो पूरे भारत की गरीबी को 1 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। और देखा जाए तो आजकल रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए भीख मांगने वाले हैं, गांव में देखा जाए तो भीख मांगने वाले हैं, सड़कों पर देखा जाए तो भीख मांगने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं उनकी गरीबी के कारण वो कहीं ना कहीं वो भीख मांग रहे हैं। और उनकी जो जीवन यापन देखा जाए तो आजकल वो उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो गरीबी को मिटाने के लिए सरकार भले ही कई योजना को संचालित कर रही है पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक में, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से अभी तक कोई लाभ नहीं हो पाया है। बहुत ही आंकड़ों में तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो गरीबी आज भी व्याप्त है समाज में, जबकि ये दुर्भाग्य है भारत के लिए है। अगला जो हमारी जो समस्या है वो आतंकवाद तो आज तक देखा जाता है बॉर्डर पर हमारे देश के जो सैनिक हैं आतंकवाद के कहीं ना कहीं वो शिकार हो जाते हैं। और आतंकवाद की गतिविधियों के कारण बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप लोग जानते ही हैं। उस पर मैं काफ़ी बात करूंगा जब आतंकवाद के उस पर देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो आतंकवाद के कारण हैं और उसका समाधान क्या है। आइए अगला जो घुसपैठ देखा जाता है आजकल जो लीगल तरीके से घुसपैठ नहीं करते हैं, यानी बॉर्डर के आसपास के जो ऐसे रास्ते हैं उस तरीके से वो आते हैं, समुद्र के माध्यम से आ जाते हैं, या देखा जाए तो पहाड़ी जो जंगल एरिया उसके माध्यम से आ जाते हैं। तो घुसपैठियों का आजकल देखा जाए वो कहीं ना कहीं हमारे देश और भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो उनकी क्या वो समस्या कैसे निपटारा किया जाए, इस पर भी मैं बात करूंगा। अगला जो बहुत अच्छा देखा जाता है बहुत शर्मनाक चीज़ है बाल श्रम की।
बाल श्रमिक आजकल देखा जाता है होटल में, चौराहे पर, या बड़े बड़े शहरों में, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, जबकि उनके पढ़ने की वह उम्र होती है, उन्हें खेलने कूदने की उम्र होती है, उन्हें अपने मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए वह समय होता है। जबकि कुछ तत्वों के कारण, या गरीबी के कारण हो, या और भी ऐसे कई चीज़ हैं जिस कारण उन्हें रोजगार यानी कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि बाल श्रमिक जो बाल अवस्था में श्रम का कार्य करते हैं। अगला जो है छात्र असंतोष। आजकल देखा जाता है छात्र कहीं ना कहीं असंतोष दिखाई देते हैं। उनके पास डिग्रियां काफ़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख लेते हैं, देखा जाए पीएचडी होल्डर हो जाते हैं, टेट के पास कर लेते हैं, टीजीटी पास कर लेते हैं, बहुत से ऐसे कोर्स सर्टिफिकेट लेकर आजकल बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता है। और जो सिलेबस का जो कोर्स निर्धारित किया गया है वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट महसूस करते हैं। तो उस पर भी मैं बात करूंगा। अगला जो समाज की सबसे बड़ी समस्या देखा जाए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे तो कोई नहीं बच पाया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो गांव के एक छोटे से काम को लेकर, यानी आपको प्रधानी चुनाव ले लीजिए है, और उसमें बीडीसी चुनाव, और भी वहाँ से लेकर आप चले जाइए बहुत उच्च स्तर पर। तो भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बन चुका है कि जो भी कार्य आ रहे हैं वो कार्य ज़मीनी हकीकत पर देखा जाए तो 70% कार्य नहीं हो रहा है, 30% में काम निपटा रहा है, उसमें आंकड़ा दिखाते हैं, काम करते हैं, बाकी 70% कहीं ना कहीं वो खा लेते हैं। और वो आजकल भ्रष्टाचार का रूप केवल एक ही में नहीं है कि खाली आपको देखा जाए तो कृषि में है, स्वास्थ्य में, बहुत से हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है। और एक भावनात्मक है, लोग भावना से देखा जाए तो 2 बार 3 बार 4 बार किसी न किसी काम के लिए दौड़ाते हैं, तो जिस कारण देखा जाए तो वो शिकार हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार की देखा जाए बहुत से ऐसे घटनाएं देखने को मिली हैं, टेलीविज़न वगैरह पे देखते होंगे। तो इसमें मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत काफ़ी है और इस पर काफ़ी आंदोलन लोग भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग जागरूक भी कर रहे हैं, सरकार भी काफ़ी लगाम भी कस रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। अगला जो समाज की है नशाखोरी। नशाखोरी एक समाज की ऐसी समस्या है, देखा जाए तो गांव से लेकर, घर से लेकर एक एक घर में भी कहीं ना कोई नशा करता है, चाहे वो पान का करता हो, सिगरेट का करता हो, गुटखा का करता हो, सुर्ती का करता हो, शराब का करता हो, या फिर जो है गलत पिक्चर वगैरह देखता हो, या फिर जो है कोई गेम ऐसा हो गया, वो भी एक प्रकार का नशा के दृष्टि में ही आता है। तो इस तरह के देखा जाए तो नशाखोरी एक समाज की सबसे बड़ी समस्या है, और इस पर कहीं ना कहीं शिक्षा ना होने की वजह से, लोग जागरूक ना होने की वजह से इस क्राइटेरिया में लोग चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये जो टीवी वगैरह पे विज्ञापन वगैरह दिखाया जाता है, चाहे वो पान गुटखा का हो जाए या सिगरेट का हो जाए या कमर पर, इस तरह के भी कहीं ना कहीं ये बच्चों के ऊपर मन पे प्रभाव डालता है, और बाद में वो चलकर उनके जीवन में वो अंग बन जाता है, जिस कारण वो नशाखोर के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही आता है अगला जो 14 नंबर पे हमारी जो समस्या आती है जानलेवा बीमारियां। जानलेवा बीमारियां समाज में भी देखिए, कोरोना जैसी बीमारियां आई है, और भी ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिसको हमें इलाज ही नहीं पता है उसका कि हम क्या कर सकते हैं। और समाज में ये जो दूषित भोजन है और रासायनिक कहीं ना कहीं पदार्थों का जो प्रयोग है, और जो हमारी जो खेती करने की पद्धति है, ये जानलेवा बीमारियां कहीं ना कहीं वो साबित हो जाती हैं। और बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में, बहुत से ऐसी बीमारियां जिसका इलाज ही नहीं, मेडिकल साइंस कहता है कि इसका इलाज ही नहीं है और मरने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से हैं। अगला जो है दहेज प्रथा समाज की एक ऐसी कुप्रथा है, और लोग अब तो एक पुरस्कार के रूप में देते हैं, इनाम के रूप में देते हैं, और दहेज नाम तो हटा दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम दान दे रहे हैं, इस तरह का है। तो ये ठीक है, जिसके पास दोनों पार्टी अगर मजबूत हैं, वर पक्ष वधू पक्ष जो भी हैं, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन ऐसे जो गरीब गांव में होते हैं, जो दहेज देने के उसमें नहीं होते हैं, तो इसका शिकार कहीं ना कहीं लड़कियां हो जाती हैं। आजकल देखा जाता है कहीं गला दबा दिया गया, कहीं हत्या कर दिया गया, कहीं फांसी चढ़ा दिया गया। इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं दहेज प्रथा की दृष्टि में आ जाता है।
अगला जो होता है बाल विवाह। बाल विवाह तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इस पर काफ़ी कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी जो है जागरूक करने के ऐसे बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे 13-14 साल का हो जाता है तो उन्हें शादी करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, दबाव दे देते हैं, जिस कारण लड़कियां जो है शादी के लिए मजबूर हो जाती हैं। उसमें आधार कार्ड में करेक्शन करवा कर या फिर जो सर्टिफिकेट में उम्र को बढ़ाकर, जबकि वास्तविक उम्र उनकी कुछ और ही होती है, जिस वजह से वो उनकी शादी कर देता है और आते आते 4-5 साल के बाद उनका जो वैवाहिक जीवन एक नरकमय जीवन बन जाता है और उनका जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो सोचने समझने की क्षमता एक परिपक्व की स्थिति होती है 18 साल के ऊपर हो जाने के बाद, यानी 21 और देखा जाए तो 19 से लेकर 21, 23, 24 तक के बीच में अगर आप शादी करते हैं तो एक परिपक्व की दृष्टि में आ जाता है। देखा जाए तो 24 के ऊपर ही शादी करना चाहिए। और भी अभी है बहुत से ऐसे चीज़ हैं। और देखा जाता है भ्रूण हत्या, यानी जो बेटियों का अक्सर करके भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। मेडिकल वगैरह में जाते हैं कि लोग दिखाते हैं कि लड़का नहीं है लड़की है, चलो उसको उसी में ही नष्ट करवा दिया गया, या फिर जो है अबॉर्शन करवा दिया गया, बहुत से ऐसी दवाएं खिला दिया गया। तो ये भ्रूण हत्या बहुत खतरनाक होता है, जबकि बेटियां अगर नहीं रहेंगी तो ये संसार भी नहीं चल पाएगा, ये हर कोई जान रहा है। तो इस पर भी काफ़ी लोग कानून तो बनाए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर और जो पैथोलॉजी के मिलीभगत से या फिर अल्ट्रासाउंड ये सब जो करते हैं, इनकी वजह से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा समाज में हो रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा अभिशाप है, जिस वजह से रेशियो कम होता है, यानी लड़कियों का संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। देखा जाए अपने चाहे भारत में हो जाए या फिर और भी कहीं चीज़ है। ऐसे ही बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर पुरुष है ही नहीं, लड़कियाँ ही हैं। कहीं ऐसा है कि जहाँ पुरुष हैं लड़कियाँ ही नहीं हैं। अगला जो होता है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद में जो विवाह की जो परंपरा है, जो विवाह करने की है, वो उसमें कई तरह के भिन्न है। तो उस पर भी देखा गया कि विवाह करने के रीति रिवाजों पर काफ़ी कार्य हो जो है परिणाम उसके दूषित भी आए हैं, और यूनिटी या एकता या समानता ना होने की वजह से ये समाज की एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। अगला जो होता है बाल अपराध। बाल अपराध एक ऐसी है कि जो देखा जाता है बचपन में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपराध किया जाता है, यानी उन्हें मारा जाता है, डांटा जाता है, पीटा जाता है, मानसिक तनाव दिया जाता है, काम करने के लिए प्रेशर दिया जाता है, और उन्हें एक दृष्टि आ जाती है कि बहुत ज़्यादा तनाव देने की वजह से बच्चे अपराध करने के लिए लाला हो जाते हैं। अभी देखा जाए अमेरिका वगैरह ऐसा देश है कि वहाँ पर अगर छोटी छोटी बातों पर लोग बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं माँ बाप को ही है। या बहुत से ऐसे देखा गया है कि उन्हें बच्चों को जो जेल होता है, चाहे वो मानसिक तनाव की वजह से हो, चाहे वो जो है बहुत ज़्यादा डांट पाते हों या पागलपन की हो या माहौल ऐसे हों, तो इस तरह के बच्चे जो अपराध करने की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन उन्हें सुधारने के लिए जेल में ऐसे विद्यालय की व्यवस्था या फिर जो भी सामाजिक ऐसी व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन फिर भी ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे अगर बचपन में अपराध करने लगे तो बड़े होकर क्या काम करेंगे, ये तो आप खुद ही कल्पना इसकी कर सकते हैं। अगला जो हम जो मद्यपान है, मद्यपान आप दारू शराब सिगरेट पान गुटखा ये सबका इसका असर जानते ही हैं। तो ये भी एक समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार जैसे राज्यों में देखा जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री तो बैन लगा दिए पूर्णतः। अब तो उत्तर प्रदेश में भी लगा देना चाहिए, लेकिन लगा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। तो ऐसे कारण तो पता ही है, लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा कलेक्शन होता है इसमें कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से वो सब जाता है। तो अगला जो होता है जातिवाद। जातिवाद एक समाज की एक ऐसी घृणित व्यवस्था बन चुकी है कि लोग अब जात के आधार पर ही हर चीज़ मांगते हैं। जात सर्टिफिकेट मांगते हैं, जात के आधार पर नौकरी मिलती है, जात के आधार पर जो है पूछा जाता है, जात के आधार पर सम्मान किया जाता है। तो ये जात के जब कि देखा जाए ना धार्मिक रूप से जात आता है और ना ही संविधान में कहीं जात शब्द का वर्णन है, और ना ही एक भावनात्मक, ये तो मानो एक जात है, एक स्त्री एक जाति है, बस केवल यही एक है। बाकी तो सब सामाजिक व्यवस्था में बना दिया गया है, और इसको कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक अभिशाप घोषित हो रही है। तो इस पर भी बात करने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है। जातवाद पे लेकर हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं कि उसे कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए, लेकिन है कि एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ये धारण कर लिया है, जिसे ख़त्म करना तो असंभव है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक होकर उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बाद में इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा है।
ऐसे ही अस्पृश्यता का भी एक जो समस्या होता है, बलात्कार की समस्या भी देखते होंगे आजकल, रेप वगैरह बहुत ज़्यादा जो है। तो कहीं ना कहीं ये सोच और कहीं ना कहीं अशिक्षा और कहीं ना कहीं ये जो शराब पान गुटखा या सही कहीं ना कहीं एक गलत जो पिक्चर वगैरह जो देखते हैं, तो ये इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जो है बच्चों के ऊपर अक्सर पड़ता है, जिस वजह से इस तरह की घृणित घटनाएं करते हैं। और फिल्म वगैरह पे जो दिखाया जाता है अक्सर करके ऐड वगैरह, ये बहुत खतरनाक है। इसमें फिल्म वालों की बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऐसे ही भेदभाव समाज की एक ऐसी व्यवस्था है कि जो भेदभाव भी अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोग अब एक दूसरे के साथ आ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये, लेकिन पहले की अपेक्षा फिर भी इस पर काम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे कई घटनाएं घटी हैं समाज में जो भेदभाव की आ रही है, लेकिन समाप्त हो रहा है। अंधविश्वास आजकल समाज में देखा जाता है, अंधविश्वास जो है बहुत ज़्यादा है। अक्सर करके झाड़ फूक इस तरह के जो भी होते विश्वास कर लेते हैं, जिसका शिकार जो है बच्चे हो जाते हैं, महिलाएं हो जाती हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और तो इस तरह का भी, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। हम आप लोगों पे जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, हर टॉपिक पे मैं पूर्णतः संवाद करूँगा है, लेकिन अब आज का खाली हमारा एक परिचय था कि भारत के जो सामाजिक समस्या है उस पर हम लोग परिचय के तौर पे जान ले हैं। ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण जो समाज की देखा जाता है, प्रकृति का जो है उसमें पर्यावरण संतुलन ना होने की वजह से आजकल बेमौसम हो गई है, बारिश नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दूषित होते जा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन को नहीं मिलता है। क्योंकि जब वातावरण अगर दूषित होगा तो हमें शुद्ध ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलेगा है। अगला ही ऐसे ही विषय है जो समस्या आता है प्रकृति विनाश की ओर है। जो प्रकृति का जो विनाश लोग कर रहे हैं और जंगलों को, पहाड़ों को तोड़ ताड़ के उस पर जो है नई नई चीज़ बिल्डिंग खड़ा किया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्री खड़ा, तो ये इसका परिणाम कहीं ना कहीं मानवजात भुगतेगा और भुगत भी रहा है। क्योंकि प्रकृति के खिलवाड़ के साथ यानी अपने अस्तित्व को खतरे में डालना, ये मानव भी जान रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक या विचारक या शोधकर्ता या सरकार भी जानती है। लेकिन अब कानून बनाने से नहीं, तो जब तक उसका अनुसरण ना हो, तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बहुत खतरनाक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ले लीजिए, जल प्रदूषण की समस्या ले लीजिए, वायु प्रदूषण की समस्या ले लीजिए, ध्वनि प्रदूषण की समस्या ले लीजिए, बहुत सी ऐसी जो है पर्यावरण संतुलन में आ जाते हैं। गाय का अस्तित्व खतरे में देखा जाता है। देशी गाय की अस्तित्व जो खतरे में हो जाता, जबकि देश आज़ाद होता है उस समय 32-33 करोड़ थी, आज 2-2.5 करोड़ के आसपास गाय बची हुई हैं। बाकी इस बीच में गाय कहाँ गई या नंदी कहाँ गए, क्योंकि गाय के जो देखा जाए तो उस पर कृषि, स्वास्थ्य और बहुत सी पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है। तो इस पर मैं जो गाय के अस्तित्व का खतरा है, इस पर भी मैं बात करूँगा है। जल प्रदूषण ऐसे है। पश्चिमी संस्कृति का जो दुष्प्रभाव है, पश्चिमी संस्कृति यानी जो विदेशों की जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के वासियों के ऊपर प्रभाव उसका पड़ रहा है। और उसके देखा हम नकल लोग कर रहे हैं और गलत कार्य भी कर रहे हैं। तो जो है, हम नहीं कह रहे कि सारी पश्चिमी संस्कृति की ही बहुत ज़्यादा निगेटिव है, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो इस प्रकार के जो 32-33 जो समस्या आपके साथ में अभी बात किया हूँ, तो ये आप समाज की सबसे बड़ी समस्या है। और इस पर हम आप या जो भी हम आप अगर सुन रहे हैं, तो आप इस पर सोचिए, विचारिए, गंभीरता पूर्वक लीजिए। और आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन आप एक शुरुआत कर सकते हैं, अपने आप से है। अपने आप से शुरुआत कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, गांव से शुरुआत कीजिए, फिर ऐसे ब्लॉक पे जाइए, जिले पे जाइए, मंडल पे जाइए, प्रदेश में जाइए, राज्यों में जाइए, फिर ऐसे देश में जाइए, फिर विदेश में जाइए। तो इस तरह के आप छोटे छोटे कार्यों करके भी एक बड़ा जो है बदलाव ला सकते हैं। और इस पर आप एक देखा जाए तो आप अगर टीम बनाना चाहते हैं तो टीम बना के काम कीजिए। अगर आप कोई एक किसी संस्था में जुड़कर काम करना चाहते हैं तो जुड़कर, लेकिन आपको इस पर सोचना होगा। और इसके लिए आपको एक कोई ज़रूरत नहीं है कि खाली आप एक काम करेंगे तभी होगा। आप जो भी हैं, आप अपने जीवन में बदलाव लाइए, तो आपके देखा आसपास के लोगों में भी बदलाव होगा। फिर वो देखेंगे तो दूसरे लोग के पास बदलाव होगा। तो इस तरह की एक कड़ी बनती जाएगी और समाज में बदलाहट का कार्य शुरू होगा। तो
आप सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए और सुखी समृद्धि जो होता है उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि जब आप मजबूत रहेंगे तभी दूसरे को मजबूत कर पाएंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे को स्वस्थ रख पाएंगे, जब आप अच्छे विचार वाले होंगे तभी आप दूसरे को अच्छे विचार दे सकते हैं। तो यदि आप शुद्ध होइए, आप सुधरिए, तो पूरा जग सुधर जाएगा है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक बदलाहट लाइए, फिर आप दूसरे को बताइए, फिर वो धीरे 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 करके आप पढ़ते जाइए और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा बहुत है। तो ये अपने जो संस्था विश्व सेवा संघ जिसका संचालन मैं करता हूँ, उस टीम के द्वारा इन विषयों पर काम किया जा रहा है। हमें काम करने की ज़रूरत है, हम काम कर रहे हैं। परिवर्तन भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, परिवर्तन तो होना सुनिश्चित है। बस केवल यही है कि हमें आपको काम करना पड़ेगा और उस पर है। तो बस आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी बहुत से काम है, दूसरे विषय पर भी देखना है। बस आज के लिए इतना ही रहे। हमारे साथ जो भी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, जो आप लोगों ने हमारा बात सुना और इतने गंभीरतापूर्वक आप इस गंभीर विषय पर समय निकाले। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। आप अगर सुन रहे हो तो आप इस विषय पर ज़रूर विचार कीजिए, कार्य कीजिए, लोगों को बताइए, सोशल मीडिया पर चर्चा कीजिए और अब धीरे धीरे एक बदलाहट की शुरुआत कीजिए। बस धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हमारे साथ जो भी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।